future. Hi everyone. No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Today is day number 114, 24th of April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, all ideas are worthless. All ideas are worthless unless you execute them. केवल स्ट्रैटेजी बनाना, क्लासेस ज्वाइन करना, बुक्स कलेक्शन करना, इससे पढ़ाई नहीं होती है. हमें उन सब चीजों को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा. यू हैव टू हैव सर्टेन डिसिप्लिन, यू हैव टू पुट सर्टेन हार्ड वर्क. ओके, सो एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये 11 AM और 9 PM क्लासेस है. मुझे एक दिन का और टाइम दो. ये रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी और मैं ये जो मिस हुआ है इसको अच्छे से कॉम्पनसेट भी कर दूंगा. कल मैं आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और मैराथन वीडियो शेयर करने वाला हूं. उससे भी आप एक बार क्विकली रिवीजन करिएगा. दिस इज टेलीग्राम क्विज. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं. अब 10 MCQ पर डे कर रहे हैं. 1 मई से मैं इसको 15 MCQ पर डे कर दूंगा. ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इन द एंड ये जो आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ये ही 28 मई को काम आने वाला है. ये ही एक्चुअली में काम आता है. सो सॉल्व MCQs. देन दिस इज वोकैबुलरी. फ्रिटर का मतलब होता है व्यर्थ नष्ट करना, वेस्ट टाइम, मनी और एनर्जी ऑन ट्रिफलिंग मैटर्स. प्रोपोनेंट का मतलब समर्थक, अ पर्सन हु एक्टिवली सपोर्ट्स और फेवर्स अ कॉज. सन्डरी अलाउंसेस मतलब विविध, ऑफ वेरियस काइंड्स, सेवरल. एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक, अ पर्सन हु हेल्प्स अ मोर स्किल्ड पर्सन. हाउबेट का मतलब होता है परंतु, नेवरदलेस, हाउएवर, इवन सो, हाउएवर, नेवरदलेस. ओके, सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज सी सेट. मैं फिर बता रहा हूँ, सी सेट का अननेसेसरी हाइप बन रहा है. इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको सी सेट बहुत इजीली हो जाएगा 28 मई 2023. बस आप अपना बेसिक्स अच्छे से पढ़ना और वो जो 2 घंटे होंगे उसको सिंसियरिटी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है. 66 प्लस मार्क्स में डिफिकल्टी नहीं होगी. डेली बेसिस पे आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2. इसकी कुछ स्पेशल क्लासेस भी होंगी. मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ वो क्लासेस अभी कंडक्ट करता हूँ सी सेट का. इस मंथ के एंड तक, अप्रैल मंथ के एंड तक हमारा पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी एनवायरमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा और हम साथ ही साथ सी सेट भी कर लेंगे. अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स ये चीजें अच्छे से कर लिया तो आपका एटलीस्ट 70 to 75 मार्क्स डन है. इन 3-4 चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लो, 3-4 सब्जेक्ट्स को. सी सेट भी हम इसी मंथ में कंप्लीट करेंगे तो आपके 66 प्लस मार्क्स भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे. सृजन इंडिया 1 की सबसे अच्छी बात ये रही है कि यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है तो हमें बिल्कुल भी डुप्लीसिटी नहीं हुई. हमने बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जाम कवर किया है. आपको किसी भी टाइप का डिफिकल्टी नहीं होगा. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है. दैट्स ऑल. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर 24th of April 2023. सेंटर विल क्लैम्प डाउन ऑन पॉन्जी एप्स. तो ये जो पॉन्जी एप्स है, मनी लैंडिंग के बहुत सारे डिजिटल एप्स आ गए. सरकार इन पे अभी एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाने वाली है. मोर एविएशन स्टाफ कॉट रेड हैंडेड गोल्ड स्मगलिंग. इंडिया जो है वर्ल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है. गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं. द लव ऑफ येलो मेटल इंडिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है. दैट इज वाई सरकार पेपर गोल्ड लेके आई थी. पेपर गोल्ड, व्हाट इज पेपर गोल्ड? कैन यू आंसर? इंडिया टेक्स अ पॉज इन सेटिंग एक्सपोर्ट टारगेट. तो ये प्रैग्मेटिक आउटलुक है. अभी एक नई एक्सपोर्ट की पॉलिसी भी आने वाली है, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट. लेट अस सी. इंडिया की जो ह्यूज पॉपुलेशन है ये एक बून है. तो हमारी पॉपुलेशन है, इसको हम किस नजरिए से देखते हैं वो मायने रखता है. ये पॉपुलेशन बून है. बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में देखेंगे. सचिन तेंदुलकर टर्न्स 50 टुडे. तो ये जो 24 अप्रैल है ये सचिन तेंदुलकर का बर्थडे तो है, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है. कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है. क्या आप उस केस का नाम बता सकते हो? 24 अप्रैल 1973. और उस केस की इंपॉर्टेंट बातें भी बताइए.
ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, फ्रंट पेज है द हिंदू, ऑल राइट। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, यहाँ पे बात है ब्लूप्रिंट फॉर पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या होता है? पढ़ाने का तरीका। ब्लूप्रिंट फॉर पेडा AI, तो इस एजुकेशन सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। जैसे चैट जीपीटी हुआ, चैट जीपीटी आपका ऑलमोस्ट सारे होमवर्क कर सकता है। सो उसका मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट को होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी या टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। सी, जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें ये भी ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ाना है। प्लस एट द सेम टाइम अगर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 2+2 4 आता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपने सब पढ़ लिया, यू हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन, नाउ यू आर एजुकेटेड। नो, एजुकेशन का मतलब होता है, जैसा कि हमारा कोड भी है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स। एजुकेशन के बहुत सारे सप्लीमेंट्री फेजेस भी होते हैं, वो चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए। द प्रॉब्लम विद टुडेज वर्ल्ड इज machines are trying to become humans and humans are trying to become machines। जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई मशीन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम पेडागॉगी में इस बात को समझे। जैसे चैट जीपीटी है, ऑब्वियसली ये होमवर्क कर सकता है, बट जो दूसरे ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए प्रॉपर क्लासरूम की रिक्वायरमेंट होगी, टीचिंग की रिक्वायरमेंट होगी। मशीन सप्लीमेंट इन ह्यूमन एंगल को नहीं कर सकती है। बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट अगेंस्ट मशीन्स। ये जितने भी AI के टूल्स हैं, मशीन्स को हमें फ्रेंड्स बनाना है, फ्रेंडशिप करनी है, मशीन का स्लेव नहीं बनना है। देयर इज अ फाइन डिफरेंस जो हमें याद रहना चाहिए। सो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत सारे ऑसम एप्लीकेशंस, ऑसम टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, जिसमें जैसे प्रैक्टिकल आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर देगा, लैंग्वेज ऑटोमेट ट्रांसलेशन हो जाएगा, सोशल मीडिया पोस्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को वो ब्रेक कर सकता है, बुक्स ऑफ योर चॉइसेस, स्लीप पैटर्न, सो मेनी थिंग्स, सीख आप हेल्प ले सकते हो। अगेन, तो मशीन्स आर देयर, बट एजुकेशन जो है वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है आप एक पूरे ह्यूमन बीइंग को, उसके फ्यूचर को शेप कर रहे हो, उसके फ्यूचर को शेप कर रहे हो। सो एजुकेशन में ये जो वैल्यूज और एथिक्स हैं ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। Then in Coimbatore, 9 elephants, 6 humans. This is again not right. Human-animal conflict. चीता that strayed out of Kuno National Park rescued। तो Kuno National Park से ये चीता स्ट्रे आउट हो गया था और जिसको रेस्क्यू कर लिया गया है। ये नामीबियन ओरिजिन के चीता है। कूनो नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है? आंसर। Then midday meal workers in Haryana not paid for several months and it is a 50 for the man of hundreds। फर्स्ट इज दिस पॉलिटिकल, सेकेंड इज नो स्मॉल चेंज। तो कल हमने देखा था स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई। द पॉइंट इज इन सब स्कीम्स में इंडिया में वैसे भी सेविंग का कल्चर ज्यादा है। हमारा जो भी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सरप्लस होता है वो हम इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में डालते हैं और गवर्नमेंट ने इसकी रेट बढ़ाई है 0.1 to 0.7%। सो ऑब्वियसली इससे काफी बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन जो सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होती है उसमें पहले 15 लाख था, अब 30 लाख हो गया है मैक्सिमम लिमिट, और इसकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है। सो जो एल्डरली होते हैं वो एट टाइम्स इतना रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों से कि स्टॉक मार्केट्स एक्सेट्रा में, दे वांट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए सच टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत रिलायबल होती है। सो इनकी यूटिलिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हाइक किया है। अभी हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी इसकी बहुत सारी लेयर्स है। लेट अस वेट फॉर सम टाइम, दिस इज जनरल इलेक्शन एटसेट्रा, लेट अस वेट फॉर सम टाइम। द पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। इंडिया इज मोस्ट पॉपुलस कैन बी मोर बून देन बेन। बून मतलब फायदा, बेन मतलब नुकसान। तो इंडिया की पॉपुलेशन हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपने कभी नोटिस किया है जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको इंडियन कल्चर में, इंडियन हिंदी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इंडियन वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज इंडिया एक ह्यूज मार्केट है। इंडिया एक ह्यूज मार्केट है। ऑल ऑफ अ सडन इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज को इंडियन लैंग्वेज, हिंदी एटसेट्रा में क्यों इतना इंटरेस्ट आता है? बिकॉज यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ
ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, और इंटरनेट पे डेमोक्रेसी चलती है। हर पर्सन का एक एक इक्वल है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, वी कैन से वन वोट और वन पर्सन इज देयर जिसके लिए आप दिस इंटरनेट पे एक नंबर है वो। सो द पॉइंट इज, ये जो नंबर है, पॉपुलेशन है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और ये पॉपुलेशन स्ट्रेंथ तभी रहेगी जब इस पॉपुलेशन को हम वेल एजुकेटेड बनाएंगे, उसको सही गलत की पहचान होगी, मैच्योरिटी होगी। अदरवाइज इंटरनेट से अक्सर क्लिक बेट्स, प्रोपोगेंडा, फेक थिंग्स एटसेट्रा में इंटरनेट से सेम पॉपुलेशन नंबर्स को गुमराह भी किया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन हमारी नहीं रहे, ये बून रहे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, हमने सरपास कर दिया है चाइना को, अभी हम नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। हमें नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ समझना है, साइज कंपोजिशन देखना है, डेमोग्राफी को बोनस हमें यहाँ पे देखना है। सी, पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट अ बर्डन। नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस एज ग्रुप में ज्यादा है और वो प्रॉपर स्किल्ड है या नहीं है, साइज, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे हमारे यहाँ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल ह्यूजली पॉपुलेटेड है, रिलेटिवली जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा पॉपुलेशन सेम लेवल पे उसका ग्रोथ नहीं है। सो अगेन ये ऑल्दो हमने सेंसस भी जो हमारी डिलिमिटेशन है वो भी फ्रीज कर दिया है, बट 2026 में हमें नया डिलिमिटेशन भी करना है। सो द पॉइंट इज, इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, ये कैरिंग कैपेसिटी बताती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कितनी कितनी पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज, इसके लिए जरूरी होगा हम पॉपुलेशन को वेल ट्रेन करें और अकॉर्डिंगली हम हमारे रिसोर्सेज भी स्ट्रेंथन करें, ऑगमेंट करें। 2.1 फर्टिलिटी रेट होती है, 2.1 पॉपुलेशन का पीक आएगा से 2064, देन इसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। सो द पॉइंट इज, हमें पॉपुलेशन को सही नंबर हर एज ग्रुप में रखना जरूरी है। 15 से 64 की जो पॉपुलेशन होती है ये वर्किंग होती है, बच्चे होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, 65 से बड़े वाले भी डिपेंडेंट होते हैं। सो इट इज गुड कि मैक्सिमम पॉपुलेशन इस एज में है और ये एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है। जब यही एज अगर एजेड होने लग जाएगी, देन फिर ये जो इकोनॉमिक डिविडेंड है इसका जो बेनिफिट है वो थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा। सो वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। देयर आर 4 की मैकेनिज्म दैट translate a demographic bonus to economic bonus. For example, employment, education, skills, health conditions and governance. ये चीजें जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जो पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो एक बर्डन हो जाता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी रियलिटी बनेगा। स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है। पर्सपेक्टिव ये है कि पॉपुलेशन को हेल्दी रखना है, डिसेबिलिटी फ्री रखना है, सो दैट वो एसेट्स बने, लाइबिलिटीज नहीं बने। पॉपुलेशन कंट्रोल में जापान और चाइना की जो पॉलिसी रही है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। जापान इज स्ट्रगलिंग, चाइना में भी वन चाइल्ड पॉलिसी ने डिफिकल्टी क्रिएट किया है। इंडिया एज सच इंटरवीन नहीं करता है, हम सेल्फ करेक्शन पे बिलीव करते हैं और दैट इज वाई गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि पर कैपिटा, इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन चीजों पे फोकस करे। आप बता सकते हो एचडीआई क्या होता है? तो द पॉइंट इज, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो वर्स्ट इंपैक्ट होंगे, अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा। इन सब क्लाइमेटिक चैलेंजेस को भी हमें ध्यान रखना है। तो द पॉइंट इज, डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, बट अगर हम अपने कार्ड्स प्रॉपरली प्ले करेंगे तो ये बून होगा, अदरवाइज ये बेन भी हो सकता है। ये एक न्यू ट्रॉयका है फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, एक तो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। आज का आंसर राइटिंग का होमवर्क भी यही है, मैं अलग से अभी शेयर करूंगा। नॉर्थ ईस्ट पे हमें नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी में इन 8 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इनकी ज्योग्राफी पे एक नोट तैयार करना है। ओके, सो अब नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण, और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इंडिया जापान का डायलॉग हुआ और यहाँ ये बात थी, जैसे त्रिपुरा अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया, हम नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जापान। अब यहाँ पर एक मातरबारी डीप सी पोर्ट है,
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा इस पोर्ट का बांग्लादेश में, ये जापान के असिस्टेंस से 2027 तक बनेगा। ये गेम चेंजर हो सकता है। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के एक्सेस के लिए। तो कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैलेंज होता है, डिफिकल्ट चैलेंज होता है नॉर्थ ईस्ट में, वो इससे ओवरकम हो पाएगा। हमें रोड्स कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हमें सी वाटर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। सो ये सब एसेट्स है। यहाँ बहुत डाइवर्सिटी भी है, एग्रो प्रोसेसिंग, फाइबर्स, हैंडीक्राफ्ट, टू व्हीलर, मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। चैलेंज ये है कि केवल जापान इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, हमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए। बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज बांग्लादेश से कनेक्टिविटी बेहतर होती है नॉर्थ ईस्ट की। सो कॉर्डियल टर्म्स जो बांग्लादेश के साथ हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजनल कोऑपरेशन जरूरी होगा। सार्क से ज्यादा हम बिम्स्टेक को फेवर करते हैं। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन बिम्स्टेक, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिम्स्टेक की कौन सी कंट्रीज हैं, अभी एक रीसेंट ग्रुपिंग भी हुआ था। आंसर बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी भी है। सो द पॉइंट इज अगर ये ट्रायड होगा बांग्लादेश, इंडिया, जापान का, तो ये बेहतर होगा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए। देन दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पे बात है ट्रेड इक्वेशन। कुछ दिन पहले मैंने अच्छे इन्फोग्राफिक्स शेयर किए थे। इन्फोग्राफिक्स हैं इंडिया का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड एटसेट्रा पोजीशन में। हैव अ लुक, दे आर रियली गुड। एस्टिमेटेड वीट प्रोक्योरमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वंदे भारत ट्रेन है, लातूर में मैन्युफैक्चर होगा, जर्मनी राइस ऑफसेट इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात है क्रिप्टो का लेजिस्लेशन बाय ईयू। लेट अस वेट, इसको भी वेट करते हैं। ये ईयू है। ओवरऑल टेंडेंसी यही है, हम डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड होगा, प्राइवेट करेंसी एनकरेज नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, प्राइवेट करेंसी के अगेंस्ट है। और वो इसलिए अगेंस्ट है बिकॉज वॉलेटिलिटी होती है, फ्रॉड्स होते हैं और गलिबल इन्वेस्टर्स का पैसा जाता है। हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन एडल्ट इन कोर्ट? सी, जुवेनाइल जो होता है, जुवेनाइल मतलब लेस देन 18 है। अब लेस देन 18 तो है, बट अगर ये किस टाइप का क्राइम इन्होंने किया है उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सो लेस देन 18 इज जुवेनाइल। 16 से 18 साल में अगर इन जुवेनाइल ने कोई हीनस क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो उनको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो कैटेगराइज है, एक होते हैं पेटी ऑफेंसेस। स्मॉल अगर कोई थेफ्ट है, दैट इज अ पेटी ऑफेंस। एक सीरियस ऑफेंस होता है, फॉर एग्जांपल बहुत बेलेबल, नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस किया है, या फिर कुछ हीनस ऑफेंसेस होते हैं जिसकी माफी पॉसिबल नहीं है। सो इन टाइप ऑफ जो क्राइम्स हैं ऐसे कैटेगराइज हमने किया है। सो जो प्रोबेबली जो 16 टू 18 के एज के ग्रुप में है और वो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, तो लॉ तो बोलता है वो लेस देन 18 है, बट इफ समबडी इज लेस देन 18 फॉर से बाय 1 वीक या 1 डे, तो उस केस में अगर हम लेटर एंड स्पिरिट ऑफ लॉ देखें तो अगर एक ही दिन छोटा है 18 से, तो उसको एज एन एडल्ट भी ट्रीट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने अभी कुछ ऐसे हीनस क्राइम्स आए थे जिसमें लेस देन 18 होने के कारण कम सजा में छूट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है कि किन सारे क्राइम्स में एक सीरियस, बिकॉज पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड, पनिशमेंट से जस्टिस भी मिलता है, डेटरेंस भी मिलता है और सुधार भी होता है। तो पनिशमेंट, फेयर ट्रायल्स होना जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि अगर जैसे 16 टू 18 या इससे कम के जो जुवेनाइल है, तो हम ये नहीं चाहते कि वो जुवेनाइल जो है उनको ऐसा ट्रीटमेंट हो कि वो बाद में हार्डन्ड क्रिमिनल्स बन जाए। सो दैट इज वाई हम यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट एंड लॉज सॉफ्ट होते हैं। इन कैमरा जैसे उनका अगर कोई रिकॉर्डिंग्स हैं, या फिर एट सम पॉइंट उनको जिन जेल में रखा गया है, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट स्पेशल केयर करती है। प्रॉब्लम यही आती है कि लेस देन 18 या फिर जुवेनाइल को डिफाइन करना। एक ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, वो क्या होता है बताइए? इससे बोन्स से हम एज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो जुवेनाइल कौन है? बिकॉज इंडिया में हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है, बेनिफिट्स पहुंचाने हैं, इट इज नॉट अ इशू। द प्रॉब्लम इज किसको बेनिफिट पहुंचाने, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। सो हु शुड बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल एंड हु शुड नॉट, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये लॉकबिट रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर मतलब आपसे फिरौती मांगी जाएगी। लॉकबिट रैंसमवेयर है। हाउ इज इट स्पेसिफिकली टारगेटिंग? ही मस्ट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40। इसका मतलब है कि समवन इज यूजिंग दिस फ्रेज, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। सो अगर वो रॉन्ग साइड ऑफ 40 है, दैट इज 40 प्लस वी कैन से।
और अगर राइट साइड ऑफ 40 है तो लुकिंग लेस देन 40. ओके, सो दिस इज अगेन वन वे इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज. देन सैडल का मतलब होता है वो वहां पे इंचार्ज है. जैसे ही इज द सीईओ ऑफ सम वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ही हैज बीन इन द सैडल फॉर वेल ओवर 10 years. देन this is English. जैसे the chief minister has had several setbacks. I don't think he will be saddle मतलब in charge, CEO. Okay, so this is English. Gourmet इसका मतलब होता है food. A person devoted to refined sensuous enjoyment, especially good food and drinking. Okay, then this is NCPCR, aviation staff. Then this is next page, ground water. See, ground इंडिया जो है वो मानसून वाटर आता है, बट मेजोरिटी ऑफ इरिगेशन हमारा ग्राउंड वाटर से होता है. अब इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है वो मानसून्स के थ्रू होता है. रशिया एंड दिस इज नेशन स्क्रैम्बल टू इवैक्यूएट सिटीजन्स एट सूडान, battles rages. चाइनीज एनवॉय है. एंड दिस इज मनी वाइज एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ऑलराइट, आंसर डिस्कशन कल करते हैं. कल हम सब स्ट्रीमलाइन कर लेंगे सारी चीज़ों को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.